अस्सलाम वालेकुम। यस स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोलॉजी के एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था और इसके अंदर मैंने डिफरेंट इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस किया था और इकोलॉजी के बारे में मैंने बताया था कि इकोलॉजी क्या होती है। आज जो है थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम जो है बेसिकली वो क्या है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इकोसिस्टम के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट है ऑब्वियसली इट इज अ नॉन के ये लिविंग कंपोनेंट है, और जो एबायोटिक कंपोनेंट है वो नॉन लिविंग होते हैं। अगर हम लिविंग कंपोनेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन देखें कि क्या इंटर सिस्टम में स्टडी करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पाउंड दिखाया गया है और इस पाउंड के अंदर वाटर है। वाटर जो है वो क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। अब इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग कंपोनेंट या फिर एबायोटिक फैक्टर आप कह सकते हैं। अब इस वाटर के अंदर डिफरेंट प्लांक्टन्स हैं, डेट कुड बी फाइटोप्लांक्टन, और फ्रॉग है, फिश हैं। तो हम ये देखेंगे कि फ्रॉग के साथ या फिर फिश का या फिर प्लांट का इन ए बायोटिक कंपोनेंट यानी कि वाटर यानी कि लाइट यानी कि टेम्परेचर का आपस में इनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, ये हम इकोसिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। अब जो बायोम है, बायोम क्या होता है? बायोम एक लार्ज एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल और उसकी सॉइल सेम होती है। ठीक है। बायोम क्या है? बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। ठीक है। एक लार्ज कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी के अंदर ये सारे जो कंपोनेंट हैं, द फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल, अगर ये सब सेम है तो उसको हम कहते हैं ये उसका बायोम है। ठीक है। अगर आप मैंने जैसे कहा कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी, तो कम्युनिटी क्या होता है? अगर डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती हैं। और स्पीशी पॉपुलेशन क्या होता है? अगर सेम स्पीशीज आपस में मिलती हैं जो कि एक ही वक्त में एक ही जगह पे प्रेजेंट है तो वो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है। अब अगर डिफरेंट बायोम्स मिलेंगे तो वो बायोस्फीयर बनाएंगे। जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज मिलेंगी वो बायोम होगा, और जहाँ पे उस कम्युनिटी के अंदर ये सारी चीजें यानी कि टेम्परेचर, उसका रेनफॉल, उसका सॉइल अगर सेम होगा तो वो बायोम है। ठीक है। इसी तरीके से अगर डिफरेंट बायोम्स मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं ये बायोस्फीयर है। और इकोलॉजी क्या है? हमने रिलेशनशिप देखना है ऑर्गेनिज्म का, आपस में क्या रिलेशनशिप है, और फिर जो एबायोटिक कंपोनेंट है यानी कि जो नॉन लिविंग है उनके साथ ऑर्गेनिज्म का क्या इंटरेक्शन है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे इकोसिस्टम में हमने लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन देखा था, लेकिन यहाँ पे इकोलॉजी के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में भी देखना है और फिर उन लिविंग कंपोनेंट का नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन भी स्टडी करना होता है। ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप जो होता है और उसमें डिफरेंट एडॉप्टेशंस वो करता है ताकि वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर बेहतर तरीके से सरवाइव कर सके। ऑर्गेनिज्म तीन तरीकों से अपनी एडॉप्टेशन शो करता है। बेसिकली क्या होता है कि एडॉप्टेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर अडॉप्ट करेगा तो ही वो फिट रह सकता है। ठीक है। अगर वो फिट है, वो अडॉप्ट करेगा, नेचर उसको सेलेक्ट करेगी, उसके जो जीन्स हैं, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, इट विल मूव टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी इन्वायरमेंट के अंदर खुद को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है वो डेड हो जाएगा और उसकी प्रोजनी आगे नहीं बढ़ेगी, उसके जीन्स आगे पास आउट नहीं होंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म फिट तब होगा अगर वो अपने जीन्स को आगे पास कर सकता है, अगर वो किसी इन्वायरमेंट के अंदर खुद को फिट कर सकता है। ठीक है, सरवाइव कर सकता है। अब एडॉप्टेशंस जो है वो तीन तरीके से होती हैं। फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन है, बिहेवियर एडॉप्टेशन है, और तीसरी मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन। कोई भी एडॉप्टेशन हो सकती है। अब अगर हम फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन यानी कि उसकी बॉडी के फंक्शंस क्या हैं वो उनको चेंज कर लेगा अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। बिहेवियर यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें कि अगर एक इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे विंटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम स्वेटर पहन लेते हैं। ठीक है। और या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एसी वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारी बिहेवियर एडॉप्टेशन है उस इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है।
इसी तरीके से बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिहेवियर एडॉप्टेशन शो कर रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि आप अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लेके आते हैं ताकि आप किसी भी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकें। अब हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करना है वो है बायोम। ठीक है, डिफरेंट बायोम्स हैं। अब ये चार्ट जो है, ये जो ग्राफ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि इस ग्राफ को कोई भी जो बायोम है ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है रेनफॉल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो हम बायोम डिस्कस करेंगे वो है आर्टिक या अल्पाइन टुंड्रा इकोसिस्टम। ठीक है, टुंड्रा इकोसिस्टम जो है वो ट्री लेस रीजन है। ठीक है, जहाँ पे कोई ट्री नहीं है। ठीक है, और ये कोल्डेस्ट है। बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। ये कोल्डेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 50 तक रेनफॉल है, और टेम्परेचर -डिग्री पे जा रहा है। ठीक है, -डिग्री पे टेम्परेचर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो इकोसिस्टम है यहाँ पे बहुत थोड़े ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती। ठीक है, तो टुंड्रा इकोसिस्टम जो है ये कोल्डेस्ट इकोसिस्टम है, या कोल्डेस्ट बायोम आप कह सकते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है डेजर्ट। अब देखिए यहाँ पे रेनफॉल तो तकरीबन उतनी ही है जितनी कि टुंड्रा इकोसिस्टम की, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, 5 से स्टार्ट हो रहा है और ये 22 23 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और रेनफॉल यहाँ पे कम है। उसके बाद जो अगला है वो है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इकोसिस्टम कह सकते हैं, ग्रासलैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, बायोम कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जो रेनफॉल है वो थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, किससे? डेजर्ट वाले से। ठीक है, ग्रासलैंड है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इतनी रेनफॉल नहीं है। ऑल्दो टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, लेकिन इतनी रेनफॉल नहीं है, इतना वाटर नहीं है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज ग्रो कर सके। ठीक है, जाहिर सी बात है, बड़े बड़े ट्रीज को ग्रो करने के लिए ज्यादा वाटर चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सफेदे का दरख्त है, ठीक है, तो उसको, वो बहुत सबसे बड़ा जो लंबा दरख्त होता है वो वही होता है। तो अगर जमीन से उसकी ब्रांचेस तक पानी जाना है तो जाहिर सी बात है सॉइल के अंदर इतना वाटर होगा, तभी वो ऊपर वाली ब्रांचेस के साथ जो है ब्रांचेस तक पानी पहुंचाएगा। तो इसका मतलब है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड जो होता है ना इकोसिस्टम या बायोम, वहां पे बहुत दूर दूर तक आपको ट्रीज नजर नहीं आ रहे होते। ठीक है, और वहां पे सिर्फ ग्रासेस होती हैं। तो रेनफॉल इतनी ज्यादा नहीं है, बट कंपैरेटिवली टुंड्रा, मतलब टुंड्रा जितनी ही आप कह सकते हो इतनी ही यहाँ पे रेनफॉल है, लेकिन टुंड्रा से ज्यादा इसका टेम्परेचर है। ठीक है, रेनफॉल सेम है लेकिन टेम्परेचर इसका टुंड्रा से ज्यादा है। उसके बाद जो है हम बात करें, दो और बायोम है, एक है टेम्परेट और दूसरा है ये है ट्रॉपिकल, और दूसरा है टेम्परेट, और तीसरा बायोम है कोनिफेरस। ठीक है, कोनिफेरस जो है ये थोड़ा कोल्डर होता है टेम्परेट से, टेम्परेट थोड़ा गर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है। ठीक है, रेनफॉल जो है वो 300 तक पहुंच रही है, और टेम्परेचर जो है वो भी ग्रास लैंड से थोड़ा ज्यादा है यहाँ पे टेम्परेचर। या आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें इसको ग्राफ के हिसाब से, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और इसमें रेनफॉल जो है वो ज्यादा होती है। टेम्परेट जो है ये गर्म इलाका है। ठीक है, यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जो है ये बहुत ज्यादा जो है ये हॉट है। यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और जब सर्दी होती है तो बहुत कोल्ड है यहाँ पे, मतलब कि ये हॉट भी है उतना ही और उतना ही कोल्ड है ये। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो रेनफॉल है वो इसी एरिया में होती है। इसका मतलब है यहाँ पे डाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और जितने ज्यादा ट्रीज होते हैं वहां पे ही उतनी ज्यादा स्पीशीज भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे रेनफॉल भी सबसे ज्यादा है। तो ये एक ट्रिक है, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके ग्राफ को डिफरेंट बायोम्स को लर्न कर सकते हैं। आई होप ये जो ग्राफ है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया मैंने कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो जो है क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स भी आप उसको कह सकते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आप उसको कह सकते हैं।
अब जो नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं ये भी इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने के लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, अब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि नॉन लिविंग कंपोनेंट में से या फिर एबायोटिक फैक्टर में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो कि इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर जो है बहुत सारी इसकी रेंज होती है। -डिग्री पे भी चला जाता है, ठीक है, और बहुत बॉइलिंग पॉइंट पे भी चला जाता है। अगर हम हाइड्रोथर्मल इवेंट्स की बात करें तो वहां पे बॉइलिंग में वाटर जो है वो बॉयल हो रहा होता है, जमीन से निकलता है, तो इसका मतलब है वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है, 100 डिग्री से भी, इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब अगर आप ये बात करें कि -डिग्री में भी चला जाता है, ठीक है, स्नोफॉल होती है और बर्फ जो है वहां पे जमी होती है वाटर के अंदर, तो इसका मतलब है वहां पे टेम्परेचर बहुत लो है। ठीक है, तो टेम्परेचर की एक रेंज है, बहुत एक्सट्रीम पे चला जाता है, बहुत हाई होता है और बहुत लो भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपने याद रखनी है, एक है यूरोथर्मल और दूसरी है स्टीनोथर्मल। यूरोथर्मल जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस कह सकते हैं। आपने देखा होगा नॉर्दर्न एरिया के अंदर, ठीक है, या फिर बहुत डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, ठीक है, और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ पे भी ह्यूमन सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे आप डेजर्ट वाले एरिया में चले जाएं, अफ्रीका में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे भी ह्यूमंस हैं, वो भी सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब है ह्यूमंस जो है वो एक वाइड रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, यूरोथर्मल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल जो है ये वो कैटेगरी है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोलर बियर। ठीक है, जैसे कि ये सिर्फ इतनी हार्श इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता, जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है ये वहां पे ही सिर्फ सरवाइव कर सकता है। ओके, उसके बाद उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि मेजोरिटी जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टीनोथर्मल ही हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद है वाटर। वाटर जो है ये टेम्परेचर के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और वाटर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ का ओरिजिनेट जो है, या आप कह सकते हैं लाइफ जो बनी थी, जो स्टार्ट हुई थी अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, वो भी वाटर से हुई थी। ठीक है, अब जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर जो सेलेनिटी है वो 5 पीपीटी से कम है, और जो मेरीन वाटर है ज़ाहिर है उसमें सेलेनिटी ज़्यादा है, वो है 25 से 30। ठीक है, अब इस लिहाज से हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर फिश है फॉर एग्जांपल, अगर वो फ्रेश वाटर में है, ठीक है, इसका मतलब है फ्रेश वाटर के अंदर सेलेनिटी कम है, और उस हिसाब से फिश के अंदर जो सेलेनिटी का लेवल है वो हाई है। तो क्या लगता है किस तरह, मतलब पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हमेशा वाटर उस साइड पे मूव करता है जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। इसका मतलब है बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब है पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये जो फिश है अगर पानी ऐसे ही अंदर जाता रहा तो ये जो फिश है वो तो ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, इसलिए इसी इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म जो फिश है उसने सरवाइव भी करना है और एडॉप्टेशंस करनी है ताकि वो इस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। वो क्या करेगी, एक तो वो यूरिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगी ताकि जो पानी अंदर जा रहा है वो बाहर निकाल सके, और यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा, वो कंसंट्रेटेड नहीं होगा। डाइल्यूट यूरिन मतलब उसमें आयंस बहुत कम होंगे। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी जो है उसके अंदर साल्ट को रिटेन रखेगी, और आयनोसाइड जो है वो उसकी बॉडी के अंदर आयंस को एड अप कर देंगे। अब दूसरा जो केस है वो है मेरीन वाटर। मेरीन वाटर जो है इसमें ये ऑपोजिट केस है, इसमें इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बॉडी के अंदर कम है, तो पानी जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब है अंदर जो फिश की बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस केस में जो फिश है वो किस तरीके से अडॉप्ट करेगी कि यहाँ पे वो वाटर इनटेक करती है। कभी भी फ्रेश वाटर फिश पानी इनटेक नहीं करती है, ठीक है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा होता है, तो ये वाटर लेगी, ठीक है, और रेक्टल ग्लैंड्स लेगी जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा साल्ट को अपनी बॉडी से रिमूव कर देगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी यूरोहेलाइन है और स्टीनोहेलाइन है। जैसे यूरोथर्मल था, यहाँ पे यूरोहेलाइन जो है ये टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, और स्टीनोहेलाइन जो है ये सिर्फ नैरो रेंज ऑफ साल्ट को ही
टॉलरेट कर सकते हैं। तीसरा कंपोनेंट है लाइट। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि आपको पता है जितनी भी फोटोसिंथेसिस होती है इट ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। ऑल्दो टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉरी, लाइट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन टेम्परेचर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर इनफ नहीं है, लाइट भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप एक बंद कमरे के अंदर वहां पे हाई टेम्परेचर करके प्लांट को रख दें, अगर जैसे मैंने ऊपर कहा कि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब है अगर हम प्लांट को सिर्फ टेम्परेचर देंगे तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है? इसका मतलब है, इसका आंसर है नहीं। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दी कि एक बंद कमरे के अंदर हाई टेम्परेचर प्लांट को प्रोवाइड कर दें और लाइट ना प्रोवाइड करें तो क्या वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके लिए लाइट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब लाइट होगी, फोटोसिंथेसिस होगी, और इसके अलावा जो फोटो पीरियोडिज्म है उसके लिए भी लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो पीरियोडिज्म जो है ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जो कि फ्लावरिंग के रिलेटेड है। ठीक है। और फ्लावरिंग जो है वो लाइट के प्रेजेंस में होती है। ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट जो है वो फोटो पीरियोडिज्म में आते हैं। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो है सॉइल। ठीक है। सॉइल जो है, सॉइल की प्रॉपर्टी वैरी करती है। ठीक है। डिफरेंट टाइप की सॉइल होती है, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और ये लेस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंपेयर टू ऑल अदर एबायोटिक कंपोनेंट, और रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। और दूसरा ये होम्योस्टेसिस। कुछ टर्म्स हैं होम्योस्टेसिस जो कि क्या होती है, अगर ऑर्गेनिज्म इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, इंटरनल ना सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को बल्कि उस पर रेगुलेशन कर रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है और एक्सक्रीशन कर रहा है, तो ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो किस में आते हैं? होम्योस्टेसिस के अंदर आते हैं। तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स थे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एडॉप्टेशंस और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम बर्थ रेट, डेथ रेट जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल